जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक और वीडियो बाबा साहेब के भाषण की आपके साथ साझा कर रहा हूं। भाषण का शीर्षक है नेताओं की मृत्यु के बाद भी समाज कार्य निरंतर चिरकाल तक चलता रहे। 13 नवंबर 1937 को जनता में पूर्व दी गई सूचना के अनुसार शनिवार दिनांक 20 नवंबर 1937 के दिन रात 8 बजे वडाला मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया होना था, जिसमें श्री भाऊराव गायकवाड़ को मानपत्र देकर सम्मानित किया जाने वाला था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने की थी। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज के वीडियो की जानकारी आपसे साझा कर दी है। अंबेडकर का भाऊराव गायकवाड़ और स्वतंत्र लेबर पार्टी पर भाषण एक। यह उद्धरण 20 नवंबर 1937 को बंबई के वडाला में आयोजित एक समारोह का वर्णन करता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने की थी, जहां श्री भाऊराव गायकवाड़ को उनके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया था। अंबेडकर ने गायकवाड़ के योगदान की सराहना की, यह मानते हुए कि उनके अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के प्रयासों में गायकवाड़ का योगदान 80% था। इसके अतिरिक्त अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना के अपने कारणों को समझाया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को पूंजीपतियों से भरा हुआ बताया, जो गरीबों के हितों की उपेक्षा करते थे, और उन्होंने लाल झंडे वालों के श्रमिक आंदोलनों पर भी संदेह व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आंदोलन के नेताओं की मृत्यु के बाद भी सामाजिक कार्य निरंतर चलते रहने चाहिए, ताकि वह समाज समृद्ध हो सके। आज की इस खास बातचीत में सभी का स्वागत है। हमारे सामने 27 नवंबर 1937 के जनता अखबार का एक अंश है। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के एक बहुत ही अहम भाषण का जिक्र मिलता है। हाँ, ये भाषण उन्होंने 20 नवंबर 1937 को दिया था, मुंबई के वडाला में। जी, श्री भाऊराव गायकवाड़ के सम्मान में एक कार्यक्रम था और उसकी अध्यक्षता वो कर रहे थे। बिल्कुल। और देखिए, ये लेख सिर्फ एक भाषण का लेखा जोखा नहीं है, ये हमें उस दौर के सामाजिक राजनीतिक माहौल की एक सीधी तस्वीर दिखाता है। हाँ, ये बात सही है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या थे, अपने साथियों को वो कैसे देखते थे, और खास तौर पर उनकी जो पार्टी थी स्वतंत्र लेबर पार्टी, उसके पीछे की सोच क्या थी, इन सब पर ये लेख काफी रोशनी डालता है। तो चलिए आज इसी लेख की परतों को जरा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने भाऊराव गायकवाड़ के काम और अपनी नई पार्टी के बारे में क्या-क्या कहा। बिल्कुल। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ कोई रस्मी फॉर्मल सम्मान समारोह नहीं था। हाँ। उस वक्त जो सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, जिस तरह की राजनीतिक रणनीतियां बन रही थीं, उसके लिहाज से देखें तो ये एक बहुत बहुत अहम मंच था। सही कहा। यहाँ जो बातें कही गईं, वो उस दौर की राजनीति की नब्ज पकड़ने में काफी मदद करती हैं। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण की शुरुआत ही करते हैं ये कहकर कि वो इस मौके पर आकर खुद को धन्य मान रहे हैं। लेकिन वो फौरन ये भी साफ कर देते हैं कि ये आयोजन सिर्फ आंदोलन की लौ चमकाने या कोई दिखावा करने के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति का सच्चा दिल से किया जा रहा सम्मान है जो इसके हकदार हैं। सही। उन्होंने भाऊराव गायकवाड़ के योगदान को अनमोल कहा, और एक बात जो उन्होंने कही वो काफी दिलचस्प है। क्या? कि शायद मानपत्र में जो बातें लिखी हैं वो खुद गायकवाड़ जी को थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर लगे, अतिशयोक्ति लगे। अच्छा। पर डॉक्टर अंबेडकर की नजर में वो बिल्कुल सही थी, बल्कि उन्हें इस बात का हल्का सा मलाल भी था कि ये सम्मान सिर्फ कुछ संस्थाओं की तरफ से हो रहा है। हाँ, ये बात उन्होंने कही थी कि पूरे मुंबई शहर को उसमें शामिल होना चाहिए था। जी बिल्कुल, पूरे शहर को आगे आना चाहिए था। और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर जिस तरह भाऊराव गायकवाड़ को श्रेय दे रहे हैं, वो बहुत ध्यान देने लायक बात है। हाँ, वो कैसे? वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में समाज ने जो तरक्की की है, खास पर राजनीतिक हक हासिल करने के मामले में, उसमें गायकवाड़ जैसे साथियों की मदद के बिना वो अकेले शायद ही कुछ कर पाते। अच्छा। वो उस बड़ी कामयाबी को याद दिलाते हैं जब गांधी जी जैसे बड़े नेता से संघर्ष करके राजनीतिक अधिकार मिले। हाँ, वो पूना पैक्ट वाला दौर। हाँ, और विधानमंडल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बराबर बैठने का हक मिला। वो कहते हैं ये सब गायकवाड़ जैसों की मदद से हुआ। और फिर आती है वो बात जो शायद सुनने वालों को एकदम चौंका दे। कौन सी? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जनता जिन कामों के लिए उन्हें अंबेडकर को धन्यवाद दे रही है, उसका 80% हिस्सा असल में श्री गायकवाड़ का है। हाँ,
ये बहुत बड़ा बयान है 80%? है ना? ये सिर्फ बड़ी बात नहीं, ये एक असाधारण बयान है। हाँ, ये दिखाता है कि अंबेडकर जमीनी हकीकत को कितना समझते थे बिल्कुल। और अपने सहयोगियों के योगदान को सबके सामने मानने में कितने स्पष्ट थे। हाँ, और ये सिर्फ कोई विनम्रता दिखाने जैसी बात नहीं है। नहीं। ये उस सामूहिक कोशिश, उस कलेक्टिव एफर्ट को दिखाता है जो उस समय के सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों की रीढ़ थी। सही। अंबेडकर साफ कर रहे थे कि भाई लीडरशिप सिर्फ एक व्यक्ति के करिश्मे पर नहीं टिकती, ये एक साझा जिम्मेदारी है। जब वो गायकवाड़ को सभी तरह से लायक नेता कहते हैं और उनके सम्मान को योग्य और अपूर्व बताते हैं, तो वो इसी विचार को मजबूती दे रहे होते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि आंदोलन को खड़ा करने में अलग अलग लोगों की भूमिका कितनी अहम थी। बिल्कुल। तो इस सम्मान की बात के बाद अंबेडकर अपने भाषण में एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। हाँ। स्वतंत्र लेबर पार्टी ILP, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? चलिए इस मुद्दे को जरा और समझते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूछा कि भाई जब कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी और स्थापित संस्था पहले से मौजूद थी, तो फिर एक अलग पार्टी बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी? और इसका जवाब उन्होंने बहुत साफ दिया। उनका तर्क ये था कि कांग्रेस के अंदर पूंजीपतियों और सेठ साहूकारों का दबदबा बहुत ज्यादा है। अच्छा। और ऐसे लोग जिनके अपने हित मजदूरों और किसानों के हितों से सीधे टकराते हैं, बिल्कुल, वो कभी भी गरीबों और कामगारों का भला नहीं कर सकते। ये हितों का टकराव, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कांग्रेस की एक सीमा थी उनकी नजर में। सही। और साथ ही वो उस समय के दूसरे मजदूर आंदोलनों पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, वो लाल झंडे वाले कहकर। हाँ, लाल झंडे वाले शायद कम्युनिस्ट या समाजवादी पार्टियों की तरफ इशारा कर रहे होंगे। लगता तो यही है। अंबेडकर को इस बात पर शक था कि क्या यह आंदोलन मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक हालात में मजदूरों के हितों को सही मायने में आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसी पृष्ठभूमि में, इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्हें एक स्वतंत्र राजनीतिक मंच की जरूरत महसूस हुई। अच्छा। एक ऐसी पार्टी जो बिना किसी बाहरी दबाव के या अंदरूनी विरोधाभास के पूरी तरह से मजदूरों, किसानों और जो हाशिए पर पड़े तबके हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ सके। तो ILP इसी जरूरत का जवाब थी अंबेडकर के लिए। हाँ, उनकी नजर में तो यही था। और अपनी इस नई पार्टी की क्षमता और अपने नेताओं की काबिलियत साबित करने के लिए उन्होंने एक ताजा उदाहरण भी दिया। कौन सा? भाऊराव गायकवाड़ का नासिक जिले से लड़ा गया चुनाव। अच्छा, हाँ। अंबेडकर बताते हैं कि पिछले मुंबई प्रांतीय असेंबली चुनावों में गायकवाड़ ILP के उम्मीदवार थे और उन्होंने कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर दी थी। हाँ, वो आंकड़े भी बड़े दिलचस्प हैं। गायकवाड़ कांग्रेस उम्मीदवार से हारे जरूर। हाँ, हारे थे, लेकिन सिर्फ 250 वोटों के बहुत मामूली अंतर से। सिर्फ 250? हाँ, गायकवाड़ को मिले थे 16,650 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार को 16,900। लेकिन अंबेडकर का विश्लेषण सिर्फ इस हार जीत तक ही नहीं रहता। सही कहा। अंबेडकर बताते हैं कि असल कहानी वोटों के बंटवारे की है। अच्छा, कैसे? ऐन मौके पर उनकी ही पार्टी से जुड़ा एक व्यक्ति बागी होकर खड़ा हो गया। ओह! और उसे करीब 4000 वोट मिले। अंबेडकर उस व्यक्ति का नाम तक लेना पसंद नहीं करते भाषण में, बस इशारा करते हैं। समझ गया। उनका गणित साफ है, अगर ये 4000 वोट न बढ़ते तो गायकवाड़ कांग्रेस उम्मीदवार को लगभग 3750 वोटों के बड़े अंतर से हरा देते। अच्छा, तो ये था उनका आंकलन। हाँ। तो ये विश्लेषण महज हार का कोई बहाना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति थी, ये दिखाने की कि ILP में कांग्रेस को चुनौती देने का मादा था। हाँ। और भाऊराव गायकवाड़ जैसे नेता जमीनी स्तर पर कितने मजबूत थे। बिल्कुल। इससे वो एक तरह से कांग्रेस की जो अपराजिता का मिथक था उसे भी तोड़ रहे थे। ऐसा ही। और वो ये भी जोड़ते हैं कि हारने के बावजूद गायकवाड़ विधानमंडल में चुने गए सम्मानित सदस्यों में से एक हैं। उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं है। इस चुनावी गणित के बाद अंबेडकर सीधे जनता से अपील करते हैं ILP की मदद करने की। सही। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। वो पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि उन्होंने राजनीति का गहरा अध्ययन करने के बाद ही पार्टी का कार्यक्रम तय किया है। अच्छा। और अगर किसी को भी इस कार्यक्रम पर कोई शक हो, कोई शुभा हो, तो वो सीधे उनसे आके मिल सकता है। अरे वाह! वो व्यक्तिगत रूप से हर शंका का समाधान करेंगे। ये उनका खुलापन दिखाता है और अपने कार्यक्रम पर उनका भरोसा। बिल्कुल। और फिर वो कांग्रेस पर अपना सबसे तीखा हमला करते हैं। हाँ, वो विश्वामित्र की माया वाली बात। हाँ, वो उसकी तुलना विश्वामित्र की माया से करते हैं। वो मुक्तेश्वर की एक रचना का हवाला देते हैं कि जैसे विश्वामित्र की मायावी दुनिया में सांप और नेवले दोस्त बन जाते हैं, चूहा बिल्ली का दूध पीने लगता है, शेर और हाथी भाई भाई की तरह रहने लगते हैं, जो असल दुनिया में नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल नामुमकिन। वो कहते हैं कुछ वैसा ही हाल कांग्रेस का है।
ये तो जबरदस्त रूपक है। इसके जरिए अंबेडकर कांग्रेस के उस दावे की हवा निकाल रहे थे जिसमें वो कहती थी कि वो समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, पूंजीपति, जमींदार, किसान, मजदूर, सबका। और जो बात यहाँ ध्यान खींचती है वो ये कि अंबेडकर कह रहे थे कि ये एकता सिर्फ एक दिखावा है, एक भ्रम है, एक माया है। असलियत में इतने अलग अलग और अक्सर परस्पर विरोधी हितों वाले समूहों को एक साथ लेकर चलना और सबका सच्चा हित साधना मुमकिन ही नहीं है। ये कांग्रेस के अंदरूनी विरोधाभासों पर एक सीधी और गहरी चोट थी। वो कह रहे थे कि ये जो असंभव मेल है ये ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। और कांग्रेस की आलोचना के साथ साथ वो भविष्य के लिए संगठन चलाने का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी सामने रखते हैं। क्या? अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज या पार्टी को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि अगर उसके बड़े नेता ना भी रहें तो भी काम रुकना नहीं चाहिए, वो लगातार चलता रहे। ये बात उनकी दूरदृष्टि को दिखाती है। वो सिर्फ आज की राजनीतिक जीत हार के बारे में नहीं सोच रहे थे। नहीं, उनका जोर एक ऐसी मजबूत, टिकाऊ सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था बनाने पर था जो व्यक्तियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर ना हो। सही। उनका मानना था कि ऐसी ही कार्य योजना से कोई पार्टी या समाज लंबे समय तक कामयाब रह सकता है और उनके शब्दों में वैभवशाली बन सकता है। हाँ, वैभवशाली। ये आज के दौर के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है, जहाँ अक्सर हम देखते हैं कि आंदोलन या पार्टियां किसी एक करिश्माई नेता के आसपास ही सिमट कर रह जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। भाषण के बाद का नजारा भी, जैसा अखबार बताता है, काफी उत्साहजनक था। डॉक्टर अंबेडकर और श्री भाऊराव गायकवाड़ को कई अलग अलग संस्थाओं और मंडलों की ओर से फूल मालाएं पहनाई गईं। अच्छा। कार्यक्रम में शहर के कई जाने माने लोग भी मौजूद थे, जैसे प्रिंसिपल दोंदे, राव आर.डी. कवाउली, मैनचेस्टर मिल के मैनेजर हेमी साहब, कैस्टील साहब, दव.वी. प्रधान जैसे नाम हैं। काफी गणमान्य लोग थे। हाँ, और आखिर में धन्यवाद ज्ञापन हुआ और कुछ मनोरंजन कार्यक्रम हुए और फिर सभा खत्म हुई। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकाले हम? इस पूरे भाषण और कार्यक्रम के विवरण से ना हमें कई अहम बातें समझ में आती हैं। जैसे? पहली तो ये कि डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक रणनीति बिल्कुल साफ नजर आती है। वो हाशिए पर मौजूद तबकों, खासकर दलितों, मजदूरों, किसानों के हितों को सबसे आगे रखने वाली एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनाना चाहते थे। ये स्पष्ट है। दूसरी बात, कांग्रेस और उस समय के दूसरे आंदोलनों को लेकर उनके विचार कितने साफ और आलोचनात्मक थे, ये भी सामने आता है। बिल्कुल। और तीसरी, भाऊराव गायकवाड़ जैसे अपने सहयोगियों के प्रति उनका कितना गहरा सम्मान था और उनके योगदान को खुले तौर पर स्वीकार करने का उनका जज्बा, वो 80% वाली बात। हाँ, बिल्कुल सही। ये भाषण इस बात को और पुख्ता करता है कि अंबेडकर का ये पक्का यकीन था कि दलितों, मजदूरों और किसानों के असली हितों की हिफाजत करनी है तो कांग्रेस के दबदबे से अलग एक स्वतंत्र रास्ता बनाना ही होगा। हाँ, आईएलपी इसी सोच का नतीजा थी। और इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि वो नेतृत्व की भूमिका और संगठन की मजबूती के बीच एक सही संतुलन बनाने के महत्व को कितनी गहराई से समझते थे। और ये हमें आज के लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है नहीं? क्या सवाल? कि किसी भी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन की कामयाबी के लिए करिश्माई व्यक्तिगत नेतृत्व कितना जरूरी है और एक मजबूत, टिकाऊ सांगठनिक ढांचा कितना। हाँ, ये एक अहम दुविधा है। डॉक्टर अंबेडकर का ये विचार कि नेताओं के चले जाने के बाद भी काम बिना रुके चलता रहना चाहिए, ये आज के दौर में कितना प्रासंगिक है, जब अक्सर आंदोलन और पार्टियां अपने सबसे बड़े नेताओं की पहचान से ही जाने जाते हैं। सही बात है। यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बड़ी होगी। हम आगे भी और वीडियो बनाकर बात साझी करते रहेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।
जय भीम साथियों। साथियों अब तो जाग जाओ, जागोगे तो ही एक हो सकते हो, चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, wake up now. If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite. साथियों अब तो जाग जाओ, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों सब एक हो जाओ। साथियों अब तो जाग जाओ, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों सब एक हो जाओ। अम्बेडकर